जो जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने आपको पिछले लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर बताया था एल्किल हाइलाइट्स का, कि एल्किल हाइलाइट्स का हम नाम कैसे रखते हैं, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। अब उसके बाद का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स। नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स यानी कि जो एल्किल हाइलाइट है, जैसे मान लेते हैं मेथिल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, CH3CH2Br, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ केस इस तरह से होगा, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगी होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हम बात करने जा रहे हैं कि एल्किल हाइलाइट में जो कार्बन और जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में ये जो बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक्स है, एक्स की यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स बराबर Cl रख सकते हैं, Br रख सकते हैं, I रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है। तो इसके नेचर के जानने के लिए हम समझें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध होता है। एल्किल हाइलाइट में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा और इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन परमाणु देगा। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन परमाणु देगा, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये जो हाइड्रोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, जो प्रकृति होती है, वो इस हाइड्रोजन परमाणु की ज्यादा होती है। तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन परमाणु जो है, ये हाइड्रोजन परमाणु इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन परमाणु इस साझे के इलेक्ट्रॉन में होना क्या चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप का है तो ये कहाँ होना चाहिए, बीचों बीच में होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर बीचों बीच में होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, क्योंकि इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींच के रखता है। और ये जब अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होता है, इस एक्स के ऊपर, हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और दूसरा जो कार्बन परमाणु होता है उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। आंशिक रूप से इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और आंशिक रूप से इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड अब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। ये बॉन्ड कैसा हो गया, ध्रुवित हो गया, पोलराइज्ड हो गया। कैसे हो गया, पोलराइज्ड हो गया। और ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड का मतलब एक यहाँ पर धन ध्रुव बन जाएगा, यहाँ पर ऋण ध्रुव बन जाएगा, और इधर तरफ क्या बन जाएगा, धन ध्रुव बन जाएगा। पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। पोलराइजेशन की वजह से, ध्रुवण की वजह से ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। और जब वीक हो जाएगा तो इसको तोड़ने के लिए हमको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए हमको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब कहने का ये है कि पोलराइजेशन की वजह से ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जब बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो उसको तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रियाशीलता का मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता का मतलब यही है कि पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता का मतलब यह है कि पुराने बॉन्डों का टूटना और नए बॉन्डों का बनना। जितनी आसानी से पुराने बॉन्ड टूटेंगे उतनी ही आसानी से नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। इसी वजह से जो हेलो एल्केन होते हैं, यहाँ के जो एल्किल हाइलाइट होते हैं, वो रासायनिक रूप से उनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मेरी बात बच्चा समझ में आ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, हम इसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं। ये कैसा होता है, स्टेबल होता है कि नहीं स्टेबल होता है, कैसा होता है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो कार्बन और एक्स के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एक्स की जगह पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं। इसके बीच में सहसंयोजी बंध बना होता है। जब सहसंयोजी बंध बना होता है, तो सहसंयोजी बंध बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन देगा, इनके बीच में सहसंयोजी बंध बन जाएगा।
इनके बीच में सहसंयोजी बंध बन जाएगा। अब जब सहसंयोजी बंध बन जाएगा, जब सहसंयोजी बंध बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु होती है इसकी विध्रुवात्मकता ज्यादा होती है। जब इसकी विध्रुवात्मकता ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखेगा और इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाएगा, इसके ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाएगा। तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? ध्रुवित हो जाएगा। जब बॉन्ड ध्रुवित हो जाता है तो वो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। जितनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जितनी आसानी से वो बॉन्ड टूट जाएगा, उसकी बंध वियोजन ऊर्जा उतनी कम होगी, उतनी ही वो क्या होगा? रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव होगा, दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। तो ये नेचर होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर, अब ये तो बात हो गई कि एल्किल हैलाइड बहुत ज्यादा क्रियाशील होंगे, लेकिन जो भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड है, अगर हम ग्रुप 17 को देखें, ग्रुप 17 को देखें तो ग्रुप 17 में कौन से हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वर्ग 17 में क्या है? वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व हैं? वर्ग 17 में तत्व हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हम जानते हैं किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी भी वर्ग में हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता? किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, किसी भी वर्ग में हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मान लेते हैं कि RF है, RCl है, RBr है, RI है। ठीक है, ये फ्लोरोएल्केन है, ये फ्लोरोएल्केन है, ये क्लोरोएल्केन है, ब्रोमोएल्केन है और आयोडोएल्केन। अब इनमें से ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? इनमें से ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? तो हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन है, जैसे मान लेते हैं कोई मिथिल हाइड्राइड है, CX, तो CF हो जाएगा। फिर इसके बाद C, CF, CL, CBr और C। हम मान लेते हैं कि कोई मिथिल हैलाइड है, उनमें जो ये बंध लंबाई है कार्बन और फ्लोरीन के बीच, कार्बन और Cl के बीच, कार्बन और Br के बीच, कार्बन और I के बीच, आयोडीन के बीच, ये क्या है? बढ़ता क्रम है। कैसा क्रम है? बढ़ता क्रम। तो जो बंध लंबाई है वो सबसे कम किसकी होगी? कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, कार्बन और F के बीच में जो बंध लंबाई होगी वो सबसे कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि फ्लोरीन का आकार सबसे कम है। तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बंध लंबाई होगी वो सबसे कम होगी, ये सबसे कम होगी। और ये कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बंध लंबाई है वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर फ्लोरीन का आकार क्या है? सबसे छोटा है और आयोडीन का आकार क्या है? सबसे बड़ा है। इस वजह से ये क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है बंध लंबाई का। ठीक है, बंध लंबाई का। एक चीज और समझो, बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी, बंध लंबाई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, बंध लंबाई जो होती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बंध वियोजन ऊर्जा के। बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब क्या होता है? बंध को तोड़ने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। तो बंध लंबाई सबसे कम इसकी है और सबसे ज्यादा इसकी है। तो क्या होगा कि बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी Ci की, फिर उसके बाद हो जाएगा Cbr, फिर उसके बाद हो जाएगा Ci, Cbr, CCl, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? CF। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? नहीं समझ में आ रही है? हमने क्या बताया? हमने बताया कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ठीक है, तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे तो फ्लोरीन का आकार सबसे कम होगा, आयोडीन का आकार सबसे कम होगा। मान लेते हैं ये कोई बॉन्ड है,
कार्बन और फ्लोरीन के बीच, कार्बन और Cl के बीच, कार्बन और Br के बीच, कार्बन और I के बीच। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जो बंध ऊर्जा, इसकी जो बंध लंबाई होगी वो सबसे कम होगी। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बंध लंबाई होगी वो सबसे कम होगी, और कार्बन और आयोडीन के बीच की जो बंध लंबाई होगी सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पर बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी, बंध वियोजन ऊर्जा जो है उतनी ही कम, बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी, बंध वियोजन ऊर्जा उतनी ही कम होगी। मतलब बंध लंबाई जो होती है वो बंध वियोजन ऊर्जा के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब समझते हो, किसी बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। तो बंध वियोजन ऊर्जा का क्या होगा, यहाँ पर बंध वियोजन ऊर्जा कार्बन और आयोडीन की, कार्बन और आई के बीच में जो बॉन्ड होगा उसकी बंध वियोजन ऊर्जा जो है सबसे कम होगी, और कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो बंध ऊर्जा होगी वो सबसे ज्यादा होगी। बंध वियोजन ऊर्जा जितनी कम होगी, बंध वियोजन ऊर्जा जितनी कम होगी, कोई बांड जितनी आसानी से टूट जाएगा, कोई बांड जितनी आसानी से टूट जाएगा वो उतनी ही तेजी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा, अभिक्रियाशीलता जो होती है वो इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अभिक्रियाशीलता का जो है घटता क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता इसकी हो जाएगी, फिर उसके बाद किसकी हो जाएगी, CBr की हो जाएगी, फिर उसके बाद CCl की हो जाएगी, फिर उसके बाद CF की हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। बंध लंबाई का क्रम ये है, बंध लंबाई का बढ़ता क्रम ये है, फिर बंध वियोजन ऊर्जा है उसका बढ़ता क्रम ये है। तो रिएक्टिविटी का, अभिक्रियाशीलता का जो घटता क्रम है वो ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील होंगे वो कौन होंगे, एल्किल आयोडाइड। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन हो जाएंगे, एल्किल आयोडाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद कौन से हो जाएंगे, एल्किल ब्रोमाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद कौन हो जाएंगे, उसके बाद एल्किल क्लोराइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद कौन हो जाएंगे, उसके बाद एल्किल फ्लोराइड हो जाएंगे। ये हो जाएगा नेचर ऑफ C बॉन्ड X। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको। बच्चों चैप्टर में जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है एल्किल हाइलाइट बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट बनाने की विधियां, एल्किल हाइलाइट बनाने की विधियां। हम एल्किल हाइलाइट किस तरह से बना सकते हैं, हम एल्किल हाइलाइट किस तरह से बना सकते हैं। एल्किल हाइलाइट बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, एल्किल हाइलाइट्स बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। उनमें से एक विधि है फ्रॉम एल्केन एल्केन से हम एल्किल हाइलाइट किस तरह से बना सकते हैं, एल्केन से हम एल्किल हाइलाइट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर एल्केन की रिएक्शन, ये मान लेते हैं एल्केन है, RH का मतलब क्या है, एल्केन, ये एल्किल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। जब किसी एल्केन से हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हमको एल्किल ग्रुप मिलता है। ठीक है, और अगर किसी एल्किल ग्रुप में एक हाइड्रोजन हम जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। एल्केन की रिएक्शन जो है हम Cl2 से करवा दें। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में करवा दें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा दें, या उच्च ताप पर करवाएं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर करवाएं। तो क्या होता है, एल्केन का एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पर Cl लग जाता है। ये RCl हो जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो इस तरह से हमको एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा, इसी तरह से हमको एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर हमने क्या रखा, यहाँ पर हमने Br रखा, Br2 रखा है। अगर यहाँ पर हमने Br2 रखा है, अगर यहाँ पर हमने Br2 रखा है, सूर्य का प्रकाश है। Hν का मतलब क्या है, Hν का मतलब है सूर्य का प्रकाश, Hν का मतलब सूर्य का प्रकाश, डेल्टा का मतलब क्या है, टेम्परेचर। या तो हम टेम्परेचर रखें, ताप रखें, या हम क्या रखें, सूर्य का प्रकाश रखें। तो क्या होगा, सेम यही रिएक्शन होगी और RBr बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। एल्किल ब्रोमाइड हमको मिल जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस रिएक्शन के द्वारा भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्किल हाइलाइट प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है, जो एल्केन है, उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है, उनकी क्रियाशीलता का क्रम है टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। मतलब सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होगा वो टर्सरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उनकी क्रियाशीलता का क्रम होगा फ्लोरीन, फिर
उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्या है आयोडीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में एल्केन की अभिक्रियाशीलता का क्रम टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है, और हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगी, फ्लोरीन होगी, और सबसे कम कौन होगी, आयोडीन होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मीथेन का। मीथेन का एग्जाम्पल है मीथेन का हैलोजिनेशन। मीथेन का हैलोजिनेशन हम किस तरह से करेंगे? मीथेन का हैलोजिनेशन हम किस तरह से करेंगे? तो मीथेन CH4, उसके ऊपर जो Cl2 डालते हैं, इसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, क्या बचेगा, CH3Cl बचेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन फिर Cl2 से हो जाएगी, और ये किसकी उपस्थिति है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, फिर माइनस HCl हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से Cl, तो माइनस HCl हो गया, बचा क्या है यहाँ पर, CH2 बचा, एक Cl पहले से था, एक और Cl आ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर Cl2 से रिएक्शन हो जाएगी, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, माइनस यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, यहाँ से एक Cl निकालते हैं, माइनस HCl हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, H2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बचा, Cl3 हो जाएगा, और माइनस HCl हो गया। फिर Cl2 से रिएक्शन हो जाएगी, किसकी उपस्थिति में हो जाएगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से Cl लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस HCl हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, CCl4, क्या बचा, CCl4, इसका नाम क्या है, मीथेन। ये क्या है, मीथेन है, और ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, और ये क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड। क्या है ये, मिथाइलिन क्लोराइड हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमको मालूम है, क्लोरोफॉर्म है ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो जब मेथेन की रिएक्शन, जब मेथेन का हम हैलोजिनेशन करवाते हैं, मेथेन की जब हम हैलोजन यानी कि Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, ये एक चैन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, चैन रिएक्शन है। जब तक भी हमारे पास अभिकारक होगा ये रिएक्शन चलती रहेगी, और रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। और ये जो रिएक्शन है, इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल। ज्यादातर तुम लोगों ने पिछले साल फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था तुमको मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वाले चैप्टर में हमने तुमको पढ़ाया था। फ्री रेडिकल रिएक्शन में हमने ये रिएक्शन तुमको पढ़ाई की। अब यहाँ पर देखो, इस तरह से ये रिएक्शन जो हमको जो उत्पाद प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो मिथाइलिन क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मिथाइलिन डाइमिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन 4 हैलोएल्केन्स का मिश्रण हमको प्राप्त होता है, जिसको अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। समझ रहे हो मेरी बात? हम रिएक्शन करवाए, हमको क्या चाहिए, हमको हैलोएल्केन चाहिए, लेकिन हमको जो प्राप्त होता है वो इतने सारे प्रोडक्ट का एक मिश्रण प्राप्त होता है, और उस प्रोडक्ट के मिश्रण से किसी एक प्रोडक्ट को, मान लेते हैं क्लोरोफॉर्म को या मेथिल क्लोराइड को, अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये प्रयोगशाला विधि नहीं है। प्रयोगशाला विधि के रूप में इसको हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि बहुत ही पेचीदा हो जाएगा इन सबको अलग कर पाना। ठीक है, लेकिन व्यापारिक इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कमर्शियल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल मेथड है ये हैलोएल्केन बनाने की। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर समझने वाली है, इस मेथड के द्वारा हम क्लोरीन से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ब्रोमीन से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, और हमको एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड मिल जाएंगे। लेकिन आयोडाइड इस तरह से नहीं मिलेंगे। देखो क्या मामला है यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं आयोडीनेशन की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं C2H6 की रिएक्शन हमने करवा दी I2 से। किससे करवा दी? C2H6 इथेन की रिएक्शन हमने I2 से करवा दी। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमको क्या मिल जाए, हमको आयोडोइथेन मिल जाए। क्या मिल जाए? आयोडोइथेन मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन होता क्या है, ये रिएक्शन जो है C2H5 I और प्लस क्या हो जाएगा, HI। ठीक है, ये तो हमको एथिल आयोडाइड मिल गया, ये एथिल आयोडाइड हो गया। और ये क्या है, इथेन है।
और ये एच आई मिल जाएगा। लेकिन देखो ये रिएक्शन का ये जो सिंबल हमने बनाया, ये क्या बनाया, ये सिंबल काहे का है, ये सिंबल है उत्कर्मणीयता का। काहे का सिंबल है, उत्कर्मणीयता का। उत्कर्मणीयता का मतलब क्या होता है, उत्कर्मणीयता का मतलब ये है कि ये रिएक्शन इथेन और I2 मिलकर एथिल आयोडाइड और HI बनाएंगे, और एथिल आयोडाइड और HI मिलकर वापस क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे और I2 बनाएंगे। ठीक है, मतलब रिएक्शन दोनों तरफ चल रही, फॉरवर्ड भी चल रही है, बैकवर्ड भी चल रही है। ठीक है, तो हमको जो ईल्ड है ये, यानी कि एथिल आयोडाइड का जो मात्रा है वो हमको कम हो जाएगी। तो हमको क्या किए, हम किसी तरह से यहाँ इसको हटा दें, HI को क्या करें, हटाते रहें। अगर हम किसी तरीके से यहाँ से HI हटाते रहें तो क्या होगा, ये HI यहाँ पर नहीं रहेगा, तो क्या होगी, ये दोनों मिल नहीं पाएंगे और रिएक्शन बैक नहीं मार पाएगी। ठीक है, तो हम ये जो रिएक्शन है, आयोडीनेशन है, हमेशा किसकी उपस्थिति में करते हैं, आयोडीनेशन जो है हमेशा हम किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करते हैं। आयोडीनेशन हम किसकी उपस्थिति में करते हैं, आयोडीनेशन हम जो है हमेशा किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि C2H6 है और प्लस I2, ठीक है, ये रिएक्शन लिख चुकी है तो रिएक्शन लिखी हुई है। अब ऑक्सीकारक कौन हो सकते हैं, ऑक्सीकारक यहाँ पर हो सकते हैं HNO3, कॉन्सेंट्रेट HNO3 या आयोडिक एसिड HiO3। ऑक्सीकारक कौन हो सकते हैं, HNO3 हो सकता है या HiO3 हो सकता है। जब इनकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो क्या होता है, अभिक्रिया में जो HI बना है, अभिक्रिया में जो HI बना है वो HiO3 से रिएक्शन कर लेगा। अभिक्रिया में जो HI बना है वो काहे से रिएक्शन कर लेगा, HiO3 से रिएक्शन कर लेगा और कहाँ में ऑक्सीकृत हो जाएगा, I2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमको भी 3 करना पड़ेगा, यहाँ हमको 5 करना पड़ेगा, तभी जाकर बैलेंस होगी। तो क्या हुआ, अगर हमने यहाँ पर HiO3 यूज कर लिया, ठीक है, अगर हमने ऐसे ही रिएक्शन करवाई, अगर हमने ऐसे ही रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उत्कर्मणी रिएक्शन है, हमको बहुत कम मिलेगा एथिल आयोडाइड, समझ रहे हो। और अगर हमने यहाँ पर कोई ऑक्सीकारक यूज कर लिया, यानी कि अगर HI यहाँ से हमने हटा दिया तो क्या होगा, HI जब यहाँ से हम हटा देंगे तो ये रिएक्शन बैक नहीं मार पाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई ऑक्सीकारक यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने HiO3 यूज किया, जब HiO3 यूज किया हमने तो क्या हुआ, ये जो HI थी वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ये ऑक्सीकृत हो गई किसमें, I2 में ऑक्सीकृत होगी, और जब I2 में ऑक्सीकृत हो जाएगी तो रिएक्शन बाहर बैक जो है जा ही नहीं पाएगी। अब मान लेते हैं हमने किसका यूज किया, अब मान लेते हैं हमने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का यूज किया। किसका यूज किया, नाइट्रिक एसिड का यूज किया। तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगी, इस HI से रिएक्शन कर लेगी और क्या बना लेगी NO2 प्लस H2O बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगी, I2 बन जाएगी। यहाँ पर I2 बनेगी तो यहाँ भी 2 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे, तभी जाकर यहाँ पर 2H2O निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, ये जो HI हमने यूज की थी वो कहाँ में बदल गई, I2 में ऑक्सीकृत हो गई, HI यहाँ से हट गई, HI यहाँ से हट गई। जब ये HI यहाँ से हट जाएगी तो रिएक्शन बैक नहीं पा पाएगी। देखो जो तुम्हारे नोट्स हैं वहां पर, यहाँ पर हमने इथेन का एग्जाम्पल नहीं किया है, हमने यहाँ पर कोई एल्केन ऐसे ही दे दिया। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, तुम लोग समझ सकते हो, समझदार हो, ये इस तरह से याद कर लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये एल्किल आयोडाइड है। ठीक, अब ये आयोडीनेशन जो रिएक्शन है, ये जो आयोडीनेशन रिएक्शन है वो हम HgO की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। किसकी उपस्थिति में कर सकते हैं, HgO, मरकरी ऑक्साइड की उपस्थिति में भी ऑक्सीकरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं, देखो जैसे मान लिया हमने ये RH है और इसमें I2 से रिएक्शन की, I2 से रिएक्शन की, और जब I2 से रिएक्शन की तो ये बन गया RI प्लस क्या बन गया, प्लस बन गया HI। अब ये जो HI है, अब मान लेते हैं क्या हुआ, हमने इनका यूज नहीं किया, HNO3 या HiO3 का यूज हमने नहीं किया, हमने किसका यूज किया, हमने मान लेते हैं HI का यूज किया। जब हमने HI का यूज, सॉरी हमने HgO का यूज किया तो क्या होगा, ये जो HgO है वो ऐसा ऐसे रिएक्शन कर देगा, तो HI प्लस HgO ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा HgI2 मर्क्यूरिक आयोडाइड प्लस क्या बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, तो अभिक्रिया से ये जो HI है वो भी हट रहा है, अभिक्रिया से ये जो HI है वो भी हट रहा है और कहाँ बदल गया, HgI2 में बदल गया। अभिक्रिया से हट गया तो रिएक्शन जो है ये वापस नहीं जा पाएगी। वापस कैसे जाएगी, ये दोनों मिलकर ये दोनों बना रहे हैं, फिर ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। अगर ये यहाँ से हट गया तो ये किससे मिलकर ये बनाएगा, नहीं बना पाएगा ना, तो अभिक्रिया क्या होगी, केवल एक ही दिशा में चलेगी और हम जो बनाना चाहते हैं उसकी मैक्सिमम यील्ड हमको प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है।